हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 13 पॉलीमर्स एनबीएफ की बुक पेडल बोर्ड ग्रेड 10th। और अब इस वीडियो में जिस तरह से हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं हम लोग वो तमाम एसएलओज जो इस चैप्टर के साथ मुंसलिक हैं उनको देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला एसएलओ हमारे पास डिफाइन पॉलीमर्स एज लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो सबसे पहले ये चैप्टर इसका नाम ही पॉलीमर्स है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स बहुत सिंपल है, इनके पास डेफिनेशन है कि सिंपल ही है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। सो बिल्ट फ्रॉम मोनोमर्स। अगर हम इनके नाम को भी देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा ही कि आपके पास जो लफ्ज़ पॉली होता है इसका मतलब होता है मैनी, और जो लफ्ज़ मोनो होता है इसका मतलब होता है वन। राइट, ये आपने अक्सर इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। जैसे पॉलीगॉन है, उसके अंदर कई सारी आपके पास साइड्स होती हैं। तो यही है, एक एक आपके पास यूनिट है, ये आपके पास एक यूनिट है पॉलीमर का, और ये यूनिट्स मिलते जाते हैं और आपके पास पॉलीमर्स बनाते जाते हैं। इसको मैक्सिमम में अभी डिटेल में देखेंगे भी अगले लेक्चर्स में कैसे, लेकिन बहुत सिंपली ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इथीन है, जैसे आपको इथीन का पता ही है अब क्या है पिछले चैप्टर से। अगर आप इस इथीन को किसी तरीके से जोड़ते चले जाएँ और इथीन को आप एक मोनोमर बना दें और इससे आप लोग एक पॉलीमर बना दें जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीइथाइलीन, और हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे होते हैं, इसको हम पॉलीइथीन भी कहते हैं। और इथीन का दूसरा नाम इथाइलीन भी था, तो जो कॉमन नेम था इथाइन नहीं इथाइलीन, तो हम इसको पॉलीइथाइलीन भी कह सकते हैं। पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ये काफ़ी एक जो है वो पॉपुलर सब्सटेंस है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्लास्टिक्स हैं आपके पास वो भी आपके पास पॉलीमर्स ही होते हैं, इसलिए वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये ढेर सारे मोनोमर से इथीन जुड़ते जाएगा और आपके पास एक पॉलीमर बना देगा। लेकिन बहुत सिंपली पॉलीमर आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो ओवरऑल अब पॉलीइथीन भी एक मॉलिक्यूल है और इथीन भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इथीन मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, और जो छोटे मॉलिक्यूल जिनसे वो मिलकर बन रहा है उनको हम लोग कहेंगे मोनोमर्स। तो बहुत सिंपली आपके पास पॉलीमर्स की ये डेफिनेशन है, या पॉलीमर्स इनको कहा जाता है। और ये पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन जिसको कहा जाता है, ये आपने इसका नाम सुना ही होगा, ये बहुत पॉपुलर एक प्लास्टिक है। एक्चुअली में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये प्लास्टिक है। पॉलीइथाइन नहीं, पॉलीइथाइलीन। ओके, पॉलीइथाइन तो आपके पास वो अल्काइन है। फिर आपके पास नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट्स एंड और लिंकेजेस इन एडिशन पॉलीमर्स एंड इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो यहाँ पर अब हमारे पास बात हो रही है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स, और फिर सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपके पास ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। कौन-कौन से आपको पता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की 2 किस्में हैं, अल्कीन्स और अल्काइन्स, इन्हीं से ये बनते हैं और मोस्ट कॉमनली ये अल्कीन से बनते हैं। ओके, तो कॉमनली अल्कीन्स, बल अल्काइन से भी बन सकते हैं। अल्केन से ये नहीं बनेंगे और उसका रीज़न आपको पता ही होगा कि आपके पास जो है अ, जो पॉलीमर्स हैं उनके अंदर ढेर सारे मोनोमर्स मिल रहे हैं, लेकिन अल्केन्स तो मिलते नहीं है। ये तुम्हें पता है क्योंकि उनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो सैचुरेटेड हैं, इसीलिए तो उनको सैचुरेटेड कहा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी भरे हुए हैं, वो किसी से नहीं मिलते। लेकिन अल्कीन्स या अल्काइन्स के अंदर हमने खासियत देखी थी कि उनका जो डबल बॉन्ड है वो टूट सकता है और वो फिर और चीज़ों के साथ मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब एडिशन पॉलीमर, लेकिन हम किसी चीज़ को एडिशन पॉलीमर क्यों कहेंगे? सबसे पहले हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है आपके पास जो हमने अभी देखी, पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथीन में क्या होगा आपके पास? अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर इसका क्या है? ईथीन, राइट? होगा ये कि आपके पास ईथीन जुड़ता जाएगा। आपके पास ईथीन है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपली ड्रॉ करूँ, राइट? ये आपको ड्रॉ करना तो आता ही है। पिछले चैप्टर्स में हमने इस पे बहुत डिटेल से बात की है। दिस इज़ ईथीन। अगर मैं इसको जोड़ दूँ एक और ईथीन के साथ, ओके, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ एक और ईथीन, तो ये मेरे पास क्या फ़ॉर्म कर देगा? ओके, मैंने इसको ऐड कर दिया है, इन 2 ईथीन्स को। ऑटोमैटिकली ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे हमें पता है क्योंकि अब उसको ये कार्बन इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ना रहेगा, तो आपके पास ये सिंगल हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास एक 4 की चेन बन जाएगी बीच में। बाकी आपके पास हाइड्रोजन पूरे होंगे। इधर आपके पास एक एच होगा, इधर आपके पास एक एच होगा, इधर आपके पास एक हाइड्रोजन 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 होगा। और येस, इसके अलावा यहाँ पर एक और हाइड्रोजन इधर भी आएगा। इन दिस केस, इन दिस स्पेसिफिक केस एक इधर भी आएगा क्योंकि इसने बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ये जो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हैं, इसके ऊपर हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये आपके पास कंडीशन से हम इसको सप्लाई करते हैं। हम एक्चुअली में इसके ऊपर हाइड्रोजन रेडिकल्स मारते हैं जिससे इनको मिलते हैं, तभी जाकर ये रिएक्ट करेंगे। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एनीवे इस तरीके से ये आपके पास 2 ईथीन थे, तो उन्होंने ये चीज़ आपके पास फॉर्म कर दी है। अब आप सोचें कि हम 2 नहीं लेते, हम लोग बहुत सारे ले लेते हैं, मे बी 1000 ले लेते हैं या हम 2000 ले लेते हैं। एट द एंड मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 2 हाइड्रोजन इसके अंदर एक्स्ट्रा चाहिए ही होंगे। आप समझ सकते हैं, जैसे हम 2 नेसेंट इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन उसके हम नहीं जा रहे डिटेल में, वो आपको जो भी एजेंट्स वगैरह होंगे वो सप्लाई कर देंगे। फॉर टाइमिंग आप बस ये समझ रहे हैं कि कैसे इनके अंदर ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं और ये आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर एक तीसरा ऐड करता हूँ, वो तीसरा यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन तो अभी भी मतलब एक ही चाहिए होगा, और मैं एक चौथा ऐड करता हूँ, वो चौथा आगे जुड़ जाएगा और इसी तरीके से ये आगे जुड़ते जाएँगे। तो आप लोग एक चेन बना सकते हैं। इसी को आप लोग कहते हैं एक पॉलीमर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये मोनोमर लेता हूँ, अब उसके अंदर ईथीन आपके पास मोनोमर बन जाएगा कि ईथीन से आप शुरू हुए, इसको जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए और जितना मर्ज़ी आप चाहते हैं आप इन्फिनिट चेन बना सकते हैं। आप 1000 जोड़ेंगे, वो 1000 जुड़ जाएँगे, बस आपको 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन चाहिए होंगे। आप 2000 जोड़ेंगे, वो 2000 जुड़ेंगे, आप मिलियंस जोड़ेंगे, मिलियंस जुड़ जाएँगे, बिलियन, तो ये इन्फिनिटली चल सकते हैं। दिस इज़ अ पॉलीमर कि एक आपने मोनोमर लिया और उसको आप बढ़ाते जाते हैं और आपके पास एक पॉलीमर बनता जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो मोनोमर है वो क्या है? हमारे पास मोनोमर है ऑफ कोर्स ईथीन। ये हमारे पास हमारा मोनोमर है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं एज़ अ पॉलीमर, कि हमने बताना है कि हम पॉलीमर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ज़ाहिर हम 2 तो ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इस तरह करते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। राइट, हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक मोनोमर है।
तो मतलब हम इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा मोनोमर था और हमने इसके एक एन नंबर ले लिया, हम इसके साथ एक एन लिखते हैं। हम इसके साथ हम 2 ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं, हम जितने मर्ज़ी चाहें हम उतने ले सकते हैं। तो एन लिख देंगे कि कोई भी यहाँ पर आपके पास नंबर होगा और इसके बाद जब हम लोग रिएक्शन करेंगे हमारी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, तो उसके बाद हमारे पास ये एक पॉलीमर बना देगा। ये हमारे पास मोनोमर है इथीन का और ये हमारे पास एक पॉलीमर बना देगा जिसके अंदर आपके पास बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और आगे फिर ये जितने आपने यहाँ पर शुरू में मॉलिक्यूल्स दिए होंगे उतना ये आपके पास कंटिन्यू होता जाएगा। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ पर कहते हैं एन कि ये एन नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यू होता जाएगा और यहाँ पर आप 2 बॉन्ड्स भी लगाते हैं कि ये इस तरफ भी एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इस तरफ भी एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। जितनी जितनी दफ़ा आपने इसको रिपीट किया है, आपने एक मॉलिक्यूल लिया इथीन का तो ये तो ऑफ कोर्स एक ही चीज़ बनाएगा, मतलब वो तो कुछ भी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथीन के तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक और इथीन का आ जाएगा, फिर एंड में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से ये होता है आपके पास एक मोनोमर। ये आपके पास एक मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमर का, जिसमें एक मोनोमर है और उसने एक पॉलीमर बना दिया है जो कि रिपीट होता जा रहा है एन नंबर ऑफ टाइम्स। अब पॉलीमर्स, इन्हीं को हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। उनकी खास बात ये है कि आपने जब एक मोनोमर से इतने ज़्यादा आप मसलन एक पॉलीमर के अंदर नॉर्मली आपके पास मिलियंस ऑफ मोनोमर्स होते हैं, ओके। 2-3 तो आपके पास सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रियलिस्टिकली तो ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन जाती हैं, इसलिए मोस्ट प्लास्टिक्स पॉलीमर्स होते हैं वो डिग्रेड ही नहीं करते क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर बॉन्ड्स इतने लंबी वो चेन्स बन जाती हैं, तो इसको हम लोग एक चेन कह सकते हैं। अब ये हमारे पास है एक एडिशन पॉलीमर। ये पॉलीमर की पहली किस्म है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एडिशन पॉलीमर सबसे सिंपल टाइप ऑफ पॉलीमर्स है। इनके अंदर ये हो रहा है कि मोनोमर्स जॉइन टुगेदर, ओके। बहुत सिंपली आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास मोनोमर जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बनते जाते हैं। इससे सिंपल तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसके अंदर आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता, ये इसकी खास बात है। इसलिए हम इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं कि बस आपके पास वो ऐड होते जा रहे हैं, ओके, और कोई आपको मसला ही नहीं है, ओके। तो सिंपली वो ऐड होते जा रहे हैं और आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी देखा था, जब आप 2 चीज़ों को रिएक्ट करते थे तो वो पॉलीमर तो बना दे लेकिन साथ में कोई चीज़ निकल भी जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड ज़रूर हो रही है और वो है ये 2 हाइड्रोजन्स और एनीवेज़ ये भी खुद ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एन एडिशन पॉलीमर। आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये इसकी डेफिनिशन है। कैसे पॉलीमर जिसमें सिंपली मोनोमर जॉइन कर जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखी, और कोई आपके पास बाय प्रोडक्ट नहीं होता। आपने सिंपली अपने मोनोमर को लिया, इन दिस केस इथीन था, अपना पॉलीमर बनाने के लिए। तो इस केस में हमारे पास दिस इज़ इथीन और आपने फॉर्म किया एक बहुत पॉपुलर प्लास्टिक दैट इज़ पॉलीइथीन। इथीन को आप लोग इथाइलिन भी कहते हैं, राइट, इथाइलिन। इसको आपने इथाइन से कंफ्यूज नहीं करना, वो तो एक अल्काइन है, इसलिए इसको आप लोग पॉली इथाइलिन भी कह सकते हैं। आमतौर पर से ये कहा जाता है लेकिन जो साइंटिफिक नेम है इसका वो पॉलीइथीन है, क्योंकि असली में जो हम नाम देते हैं इसको दैट इज़ इथीन। बट एनीवेज़ आपके पास यहाँ पर हो सकता है मैथीन तो होता नहीं है, तो इथीन सबसे सिंपलेस्ट है। इसके बाद आपके पास हो सकता है प्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, आपके पास हो सकता है ब्यूटीन, पॉलीब्यूटीन, इसके बाद आपके पास हो सकता है पेंटीन, पॉलीपेंटीन। तो ये कमाल है आपके पास अल्कीन्स का या फिर अल्काइन्स का। अल्काइन्स में एग्जाम्पल नहीं, कॉमन नहीं है, लेकिन अल्कीन्स या अल्काइन्स ये आपके पास एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। सिंपली जुड़ते जाते हैं, एक चेन बनाते जाते हैं और कोई इनके अंदर मसला नहीं है, इजीली जुड़ते जाते हैं, कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं होता है। लेकिन आपके पास इसके बाद दूसरी किस्म है पॉलीमर्स की, दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब है पानी जो आपके पास गैस से लिक्विड में आता है, जैसे हमने देखा था, लेकिन इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कोई चीज़ आपके पास बाहर निकल रही है, कंडेंस हो रही है, तो ये वहाँ से निकल रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमर। उम्मीद है एडिशन पॉलीमर तो आपको बहुत इजीली समझ आ गए कि ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर जब वो फॉर्म होते हैं तो कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता, मोनोमर सिंपली जुड़ते जाते हैं और आपके पास पॉलीमर बनता जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इनके अंदर आपके पास एक्चुअली में एक बाय प्रोडक्ट होता है, तो आपके पास बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। बाय प्रोडक्ट का आपको मतलब तो समझ आ रहा है, हम एक एक्स्ट्रा चीज़ जो पॉलीमर नहीं है वो वैसे बाहर निकल जाती है पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, जैसे हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने एस्टरिफिकेशन देखी थी तो उसके अंदर हमारे पास एक जब हमने एस्टर फॉर्म करना होता था अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एक वाटर बाहर निकल जाता था क्योंकि उसने एक्चुअली में एस्टर लिंक फॉर्म करने के लिए वाटर को बाहर निकालना था। तो वो खैर एक पॉलीमर तो नहीं है, लेकिन आपके पास वाटर तो बाहर निकल रहा है, तो वाटर एक किस्म का आप कह सकते हैं कंडेंस हो रहा है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म है आमतौर पर वाटर होता है, कभी कभी आप और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कभी कभी अमोनिया भी हो सकता है, नॉर्मली ये वाटर ही होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के भी कई सारे एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन्स या आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल से बस जुड़ जाते हैं। प्रोटीन आपने नायलॉन सुना होगा, आपने पेट सुना होगा, ये तमाम आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। अब एडिशन पॉलीमर्स में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन्स या फिर अल्काइंस, तो उसके अंदर तो कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं है जिसका बाय प्रोडक्ट फॉर्म। आपके पास सिंपली बॉन्ड से टूटना है और नए बॉन्ड से बनना है, तो उसमें कोई बाय प्रोडक्ट कहाँ से फॉर्म होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर्स तब आपके पास फॉर्म होते हैं जब आपके पास रिएक्ट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हों। तो हाइड्रोकार्बन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, आपके पास सिंपली बॉन्ड है जिनसे पता चलेगा। लेकिन जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपको पता ही है अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हमने हल्का फुल्का अल्डिहाइड्स के बारे में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था एस्टर्स के बारे में। तो जिनके अंदर आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जब वो आपके पास रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ना हो, बल्कि आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हों हर मोनोमर में। एवरी मोनोमर हैज़ एवरी मोनोमर हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप्स। इसको आप लोग कहते हैं बाय फंक्शनल। तो आपके पास हर मोनोमर बाय फंक्शनल होना चाहिए, इनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, तभी आपके पास एक पॉलीमर फॉर्म होगा और जो पॉलीमर फॉर्म होगा दैट विल बी अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कैसे? और ऑल्सो ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, यानी अगर तो आपके पास मल्टी फंक्शनल है
3 फंक्शनल हैं ग्रुप्स हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो फिर तो और अच्छा है, फिर वो एक्चुअली में 3D पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए। क्यों? हम लोग यहाँ पर एक बहुत जनरल एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे जाकर हम लोग कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स भी देख लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोनोमर है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? आपको पता ही होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिनके दोनों सिरों पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं। एक आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसको रिएक्ट करते हैं विद लेट अस से डाइएमाइन। डाइएमाइन क्या है? एमाइन आपके पास होता है NH2 ग्रुप। तो ये आपके पास दोनों तरफ मौजूद है। ओके, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, मैं वैसे जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो आपके पास इससे फॉर्म होता है आपका एक पॉलीमर जिनके मोनोमर्स ये हैं। अब 2 मोनोमर्स भी हो सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आमतौर पे 2 मोनोमर्स ही होते हैं। और इसके अलावा हालाँकि एक भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास फॉर्म हो जाता है वाटर। ये हमेशा वाटर नहीं होगा, लेकिन इस केस में इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए आपके पास वाटर ही फॉर्म होता है। दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट। ये पॉलीमर नहीं है, लेकिन इस पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए इसको बाहर निकलना पड़ा। इससे पता चलता है कि ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ओके, अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूँ कि होता क्या है, तो आपको पता ही है। अब ये आपका R है रेडिकल, जिसके बारे में आपको पता ही है। कोई भी साइड चेन है, लाइक एक अल्काइल साइड चेन है, आपके पास एक COH है और ये चूँकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, भी एक COH होगा, राइट? और अक्सर इसको इस तरह से लिखा जाएगा COOH, यानी इधर C है फिर O है फिर H है, उल्टा करके। बट एनीवेज दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। R के बारे में आपको पता ही है। यहाँ पर अगर आप CH3 लगाएंगे यानी मिथाइल लगाएंगे, ये डाइमेथानोइक एसिड बन जाएगा। बल्कि डाइमेथानोइक एसिड नहीं, हम उसको कहते हैं मीथेन डायोइक एसिड। ओके, मीथेन डायोइक एसिड। वैसे आपके पास है ये मिथानोइक एसिड, लेकिन अगर ये 2 आ जाएँ तो फिर आप इसका नाम देते हैं मीथेन डायोइक एसिड या इथेन डायोइक एसिड। बट एनीवेज इस तरीके से आपके पास ये एसिड है, आपको पता ही है। R की जगह पर आप इथाइल लगा सकते हैं, वो अलग बन जाएगा। तो ये तो आपके पास एक जनरल है, कोई भी आपके पास यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। इसको हम लोग रिएक्ट करें विद डाइएमाइन। अगेन यहाँ पर बीच में रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल नहीं, आपको पता ही है। रेडिकल मैंने बात की थी इसके ऊपर। कोई सा भी एक फ्री रेडिकल तो एक और चीज़ थी, एक और रेडिकल है आपके पास, कोई सा भी आपके पास यहाँ पर चेन है। लेकिन चूँकि ये चेन इससे डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, मैं इसको R डैश कर रहा हूँ, ये है वही चीज़। लेकिन चूँकि इसको मैं R कह चुका हूँ, इसको मैं R डैश कर रहा हूँ। डाइएमाइन में आपके पास इधर एक NH होगा, ये तो हमें हर में होगा, ये चीज़ें हर में होंगी, लेकिन बीच वाला चेंज हो सकता है, फिर भी वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। एक इधर NH2 होगा, तो अक्सर इस तरह से लिखा जाएगा NH2, N इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2। इधर डाइएमाइन, इससे होगा क्या? अगर आप लोग देखें तो कुछ उस तरह का काम ही होगा जैसे हमारे पास एस्टर में हुआ था, राइट? आपको याद होगा हमने एस्टर जो फॉर्म किया था अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। आपके पास बहुत सिंपली कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इधर से आपके पास OH घूम जाएगा, ये COH में से OH निकल जाएगा और इधर से आपके पास एक H निकल जाएगा। तो आपके पास इधर से OH निकला, इधर से H निकला, तो आपके पास क्या फॉर्म करेगा? ये आपके पास फॉर्म कर देगा इधर, अगर मैं देखूँ इसको। ओके, ये मैंने सिर्फ एक ही लिया है, एक ये लिया है, ये HOOC डैश R डैश CO और फिर यहाँ से एक H निकल चुका है HN, यहाँ पे इसको NH कह सकते हैं। ये चीज़ इसने फॉर्म कर दी है, बल्कि NH ही होगा, राइट? क्योंकि ये जो आपके पास H2 है, ये तो एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। ये जो आपके पास इसका C कार्बन है, कार्बन के ऊपर ये O है, ये कार्बन जाकर डायरेक्टली जुड़ेगा इस N के साथ, राइट? तो लिखेंगे हम इसको इस तरह से। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक R है और उसके बाद जाकर आपके पास इधर एक NH2 है। तो ये बीच में आपका एक चीज़ फॉर्म हो गई है। दिस इज स्पेसिफिकली इस केस के लिए हम इसको कहते हैं एमाइड लिंकेज। इस मॉलिक्यूल को हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, ये ओवरऑल एक एमाइड है CONH2। और आपके साथ बाहर निकल गया है वाटर, राइट? आपके पास यहाँ से एक H निकला है, यहाँ से एक OH निकला है, तो ओवरऑल आपके पास वाटर निकल गया। दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। हालांकि अभी ये पॉलीमर नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी थी। पॉलीमर तो तब बनेगा जब कई सारे आपके पास मोनोमर जुड़ेंगे। लेकिन अगर मैं अब इसकी फॉर्म लिखूँ एक मोनोमर की शक्ल में और एक पॉलीमर की शक्ल में, तो हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था एक n नंबर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी n नंबर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड थे हमारे पास। तो मैं उसकी आपको जनरल इक्वेशन लिखूंगा HOOC, और इसके बाद है आपके पास NH2। ऑफ कोर्स ये आपके पास एक डाइएमाइन है, तो H2N लिख दें, सेम चीज़ है वैसे ये H2N R डैश डैश NH2, दिस इज डाइएमाइन। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स थे इनके अंदर, हल के अंदर। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपके पास पीछे एक और एमाइन होगा, उसके NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पर एक और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपके पास एक चेन बनती जाएगी, जितने आप डालते जाएंगे n नंबर डालेंगे, चेन बन जाएंगे। तो दीज आर द मोनोमर्स। ये रिएक्ट करके आपका फॉर्म करेंगे एक n नंबर ऑफ दिस पॉलीमर। पॉलीमर हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर तो HOOC है, और ऑफकोर्स ये आगे अगर n है तो आपके पास आगे और जुड़ता जाएगा। डैश आप लोग कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर इस तरह से भी n लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। पॉलीमर के लिए आप इस तरह से नहीं लिखते हैं, आप लोग इधर एक डैश डालते हैं कि इधर ये आपके पास और बॉन्ड्स बनाएगा जितने आपके पास नंबर होंगे। CONH, राइट? आपको कह सकते हैं CONH, और राइट इधर आप चाहें तो बीच में एक डैश डाल सकते हैं। CONH आपका इधर फॉर्म हो जाएगा और बाकी यहाँ से वाटर फोर्स निकलेगा, उसके बाद में बात करते हैं। फिर आपके पास एक R डैश और फिर एक NH2। तो ये आपका फॉर्म हो गया आपका पॉलीमर। यहाँ पर भी एक डैश लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यू हो सकता है, ये आगे जाकर दोबारा इसके साथ जुड़ जाएगा जितने आप डालते जाएंगे। यहाँ पर फिर आप इस तरह से एक ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाई है। यहाँ पर आप लिख देंगे n के n टाइम्स ये रिपीट होती जाएगी चेन। ये आपका पॉलीमर बन गया है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल से बनता जाएगा, चेन बनती जाएगी, और आप जितने मर्जी चाहे डाल सकते हैं इसके अंदर। बाकी आपको इधर निकलेगा वाटर। वाटर के कितने मॉलिक्यूल आपको निकलेंगे, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल आपको लिखेंगे हम उसको कहते हैं 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स। कि आपके पास जितने n थे मोनोमर्स, यानी 2 मोनोमर्स थे, तो आपके पास
एक यानी 2 3 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? जैसे आप एग्जांपल के लिए समझे मानते हैं ये मेरे पास मेरा एक मोनोमर है, ये मेरे पास एक और मोनोमर है यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और मेरे पास मेरा एक डाइएमाइड है। तो मेरे पास n कितना है? मेरे पास n 1 है क्योंकि n तो एक मोनोमर आपके पास कितना है? एक खास मोनोमर। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी एक है, डाइएमाइड भी एक है। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकलने चाहिए? अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक जगह पर ये बीच में मिल रहा है, यहीं से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकलना है ना, क्योंकि इधर-उधर तो मिलेगा नहीं और तो है नहीं। तो यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ने कंडेंस करना है, इधर जहाँ बीच में ये मिलेंगे। तो आपके पास 2n-1 आप लोग करें, 2n-1 1 को रखें यहाँ पर तो 2 - 1 तो आपके पास 1 मॉलिक्यूल निकलेगा। यस, तो इस तरह से इसकी सेंस बनती है। लेकिन अगर आपके पास हो आपके पास हो 4, 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 होंगे तो वो तो आपके पास ऐसे ही है जैसे 2 हैं। 3 है वो ऐसे ही है जैसे 2 हैं क्योंकि एक काम ही नहीं करेगा क्योंकि एक को अपने लिए एक और चाहिए। तो इवन नंबर होना चाहिए ना आपके पास 1 2 3 4। तो अब आपके पास कहाँ पर जुड़ेंगे? यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर, लेकिन कोनों में नहीं जुड़ेंगे। अगेन अब आपके पास n कितना था? अब 4 थे तो n आपके पास 2 था। अगर आपने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 4 - 1 3 तो ये ऐसा आपके पास उतने ही आए हैं। तो ये हम इधर से निकालते हैं क्योंकि ये एक्चुअली में n नंबर नहीं होंगे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। इधर तो n नंबर लग रहे थे क्योंकि इधर हम एक ही था, इधर था, लेकिन जब आप इसको बढ़ाते हैं अगर आप 2 रख देंगे तो फिर आपके पास n नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, आपको 2n - 1 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जब वैसे इस केस में जनरल लिखेंगे तो आप 2n - 1 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे। अगर आपके पास 10 हो तो आपके पास एक्चुअली में आपको 9 चाहिए होंगे बीच-बीच में जगह। वैसे कहीं-कहीं पर आपको ये खाली 2n भी लिखा आ सकता है। वो एक ओवर सिम्प्लिफिकेशन होती है, असली तरीका यही है। वो 2n इसलिए लिखते हैं क्योंकि असली में पॉलीमर्स में 1-1 2-2 आपके पास नहीं होते हैं। n इज़ यूजुअली इन मिलियंस। तो n आपके पास यूजुअली मिलियंस में होता है। ये 1 तो 1 ही रहेगा। अब अगर ये 1 1 रहना है और n मिलियंस में चले जाना है तो मिलियंस के साथ 1 मिलियंस के आगे 1 क्या चीज़ है? तो उसको अक्सर इग्नोर भी किया जाता है, खाली इसको 2n भी लिखा जाता है, लेकिन इन रियलिटी ये 2n - 1 होगा अगर आप टेक्निकली सोचें तो। लेकिन अक्सर बुक्स में 2n भी मौजूद है, अक्सर बुक्स में 2n - 1 भी मौजूद है। तो एनीवेज़ ये है आपके पास एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई कि एडिशन पॉलीमर्स के अंदर आपके पास एक बाय प्रोडक्ट नहीं होगा, नो बाय प्रोडक्ट। तो दैट इज़ एडिशन, सिर्फ आपको उसमें ऐड होते जाते हैं क्लीनली। ओके, लेकिन जिसके अंदर आपके पास एक बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा, इस केस में वाटर था, कभी-कभी और भी होता है, मोस्टली वाटर ही होता है। जब आपके पास एक बाय प्रोडक्ट होगा उस पॉलीमर को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और यही हमारे पास 2 टाइप्स हैं पॉलीमर्स की और ये मैटर करेगा किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, उनके मोनोमर्स क्या हैं। एडिशन में आपको अल्कीन्स या अल्काइन्स हैं, कंडेंसेशन में आपके पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए हर मोनोमर के पास। जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में उसके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं, डाइएमाइड में उसके पास 2 NH2 के ग्रुप्स हैं। अब अगर हम लोग अपने एसिड की तरफ वापस चलें तो उसमें वो हमें कह रहे थे कि आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स का क्या मतलब है? दिस मीन्स मोनोमर्स, राइट, जो आपके पास एक्चुअली में रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आपके पास रिपीटिंग यूनिट क्या है? आपके पास रिपीटिंग यूनिट ये है, मतलब कंप्लीटली मोनोमर भी नहीं होगा, ये तो नहीं रिपीट कर रहा, रिपीट आपके पास ये कर रहा है। तो ये जो मोनोमर्स के अंदर से जो एक्चुअली में आपको रिपीट कर रहा है उसको हम लोग रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। नीचे आपके पास रिपीटिंग यूनिट क्या है? आपके पास रिपीटिंग यूनिट ये है, ये रिपीट करता रहेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो आपने रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना है और यहाँ फिर आपने लिंकेजेस भी आइडेंटिफाई करना है। लिंकेजेस क्या है? इधर आपके पास क्या लिंकेज था? इधर तो आपके पास सिंपल सिंगल बॉन्ड था लिंकेज। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में लिंकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये आपके पास एक एमाइड लिंक था, ये आपके पास एक एमाइड लिंक था, वो लिंक जो आपके पास एक पॉलीमर फॉर्म कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो आप पॉलीमर को देख के बता सकेंगे कि ये इसके अंदर कौन से लिंकेजेस हैं, या एक एडिशन है, कंडेंसेशन है। इन एडिशन पॉलीमर्स एंड इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, नेक्स्ट एसएलओ है रिड्यूस द स्ट्रक्चर और रिपीट यूनिट ऑफ एन एडिशन पॉलीमर फ्रॉम अ गिवन अल्कीन एंड वाइस वर्सा। ये काफी इंपॉर्टेंट एसएलओ है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये बहुत ही सिंपल है, वो कहते हैं आपको एक गिवन आपको एक अल्कीन दिया जाएगा और उस अल्कीन का जो पॉलीमर होगा आपको उसका रिपीटिंग यूनिट और उसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है, यानी आपको देख के बताना है क्या है। या फिर वाइस वर्सा या इसके उलट भी हो सकता है कि आपको वो स्ट्रक्चर या रिपीट यूनिट दे दें और उससे आपने अल्कीन बनाना हो। तो पहले हम लोग पहला तरीका करते हैं जिसमें वो आपको अल्कीन दे दें, तो हो सकता है पेपर में अंदर वो या काम करें, ऐसे लोग बल्कि करेंगे भी कि आपको अल्कीन दे देंगे और कहेंगे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर और उसका रिपीट यूनिट आपने दिखाना है। तो पहले हम ये करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अल्कीन यहाँ पर ड्रॉ की हैं। अब ये काम हमें एडिशन पॉलीमर्स में पता ही है कि वो अल्कीन से कैसे फॉर्म होते हैं। अल्काइंस की यहाँ पर बात नहीं की जाती क्योंकि आमतौर पर कॉमन नहीं होते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक तरीका आ जाएगा कि कैसे किसी भी अल्कीन से आप लोग उसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर और रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बहुत सिंपली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अल्कीन है, कौन सा है आपको बताइए होगा, दिस इज इथीन। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसका रिपीटिंग यूनिट। तो बहुत ही सिंपल है, आपने खुद सोचना है। यहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्ड खत्म होगा, इसी तरीके से तो आपके पास आपका पॉलीमर बनेगा। तो बहुत सिंपली आपके पास आपने अपना डबल बॉन्ड खत्म करना है और फिर ऑफ कोर्स 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने हैं, तो यहाँ पर वो आगे कार्बन से जुड़ता जाएगा जितने नंबर ऑफ आपके पास कार्बन होंगे, राइट। और कितने टाइम्स? n नंबर ऑफ टाइम्स। ये आ गया है आपका रिपीटिंग यूनिट। दिस इज द रिपीटिंग, दिस इज द मोनोमर एंड दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट वो यूनिट जो रिपीट होगा जिसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड आ चुका है। तो हमने रिपीटिंग यूनिट कितनी आसानी से रिड्यूस कर लिया। तो ये हमने खुद सोचना है, बहुत इजीली कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर भी एक्चुअली यही है, इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चर और रिपीट यूनिट का है। तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर यही है, इसी तरीके से आपका पॉलीमर रिपीट होता जाए। इसके बाद आपके पास फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ कॉम्प्लेक्स अब अल्कीन को भी देखेंगे। इसके बाद अब मुझे उम्मीद है आपको जो भी अल्कीन दिया जाएगा आप खुद सोच कर उसको करेंगे। अब नेक्स्ट अल्कीन है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। ये अल्कीन आपके पास, अब आपको पता ही है हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, दिस इज बट टू इन, राइट। आपके पास नहीं, दिस इज बट ओहो, ये बट टू इन नहीं, दिस इज सिंपली प्रोपीन। इसके साथ हम कोई नंबर नहीं लगाएंगे, क्यों आपको पता ही है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही सिचुएशन है, ये तो घूम के इधर आ सकता है। तो दोनों सिचुएशन में आपके पास एक ही है अल्कीन रहेगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनीवेज ये आपके पास है प्रोपीन। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका कैसे फॉर्म होगा पॉलीमर, अब आप खुद सुनेंगे, यानी पॉलीप्रोपीन कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड नहीं है, हमें अभी एक मोनो इन की तरफ जा रहे हैं, डाइन्स और ट्राइन्स की तरफ नहीं जा रहे। एक ही आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड खुलना है, राइट। इस बॉन्ड खत्म होना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होना है। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, लेकिन हमें पता है पॉलीमर के लिए दोनों तरफ वो जुड़ता है, यानी इधर भी वो जुड़ता है, इधर भी जुड़ता है, एक रिपीटिंग चेन बनती है। तो इधर क्या होगा?
यानी इधर ये कैसे एक और आपके पास आकर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ये बॉन्ड ही है, ये तो खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पर हम एक्चुअली में इसका रिपीटिंग यूनिट एक खास तरीके से बनाते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी बैकबोन लिखनी है, वो होगी ये वाली। ओके, जो जिधर आपके पास डबल बॉन्ड है वो आपके पास खुल जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2, जस्ट आपको बताने के लिए कि यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है 1 2, राइट। ये तो मैं 1 2 नहीं, मैंने खास कलर से लिखा है, तो मेरे पास ये 2 कार्बन हैं, इनको मैंने यहाँ लिख देंगे तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन थे, जिनको मैं ऑरेंज यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज करूँगा, ये दोनों आपके पास हाइड्रोजन तो यहाँ मौजूद थे। ओके, इस येलो वाले कार्बन के साथ ये दोनों आपको हाइड्रोजन मौजूद थे। यहाँ पर वो अब बॉन्ड कर जाएगा किसी भी नेक्स्ट कार्बन के साथ, राइट। जो अगला वाला आपके पास प्रोपीन है उसके इस वाले हिस्से के साथ बॉन्ड कर जाएगा जहाँ से ये खत्म हुआ है। ओके, ये तो हो गया आपके पास। यहाँ तो आप ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर तो आप एन लिख देंगे। इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक और कार्बन है, उसके साथ वो तो कहीं बॉन्ड नहीं हो सकता, उसके पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पर कोई चीज़ खत्म करने के लिए नहीं है। तो ये कार्बन उठ के ऊपर चला जाता है, यानी आप इसको ऐसे शो करते हैं कि उठ के ऊपर चला गया है। जो आपके पास नेक्स्ट है वो आपके पास इधर आकर जुड़ता है। तो ये जो आपके पास ओवरऑल CH3 है, इसको मैं ऊपर करके लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ ग्रीन से। ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं इसको ऊपर करके लिख दूंगा CH3। आप चाहें तो ऊपर फुल भी बना सकते हैं, CH3 लिखना काफी है। और इस कार्बन के साथ, यानी ये ऊपर चला गया, इस कार्बन के साथ आपके पास अगला प्रोपीन का ये वाला या ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास ऑफकोर्स एक और बॉन्ड अब फॉर्म हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास ऑफकोर्स ये वाला हाइड्रोजन है जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। नीचे आपके पास आ गया ये वाला हाइड्रोजन, आपके पास रह गया है आपके ये ब्रैकेट्स, एंड दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट। उम्मीद है आपको इजीली इसकी समझ आ गई। दिस इज द रिपीट यूनिट और यही आपका स्ट्रक्चर है ऑफ पॉलीप्रोपीन। दिस इज पॉलीप्रोपीन। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये वाला अल्कीन, ये कौन सा है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। दिस इज बट 2ene। और अब चूंकि हम लोग 4 कार्बन से पहुंच चुके हैं तो एक्चुअली में अब नंबर्स लगाना मैटर करता है। ये तो मुझे उम्मीद है आपने पिछले में चैप्टर्स देखे हैं, चैप्टर्स देखे इन वीडियोस को आपने देखना, चैप्टर्स देखे बगैर आपने इन वीडियोस को देखने की कोशिश की तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं आपने देखना है केमिस्ट्री के। तो एनीवेज ये बट 2ene है, जैसे मैं बताया सेंटर में आपके पास आपका डबल बॉन्ड है। इधर क्या होगा, अगेन इधर पिछले वाला काम ही होगा, जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है वो आपके पास बैकबोन बनेगी यानी सेंटर वाला, बाकी आप साइड पे एज ब्रांचेस शो कर देंगे, लेकिन असली में ये वाला होगा जहां पर और रिपीटिंग यूनिट्स आकर जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला कार्बन। मैं अगर इसको शो भी करूँ, मैं इसको शो करता हूँ ब्लू से, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और हमारे पास, तो ये आपका खुल गया डबल बॉन्ड। अब इसके साथ आपके पास बाकी सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। तो अगेन वही पिछला वाला काम होगा कि यहाँ पर इसके साथ आपके पास अगले कार्बन की चेन में ज्वाइन करना है इस तरीके से। लेकिन ये जो आपके पास ये वाला हिस्सा है, इसका क्या करें, इसके साथ तो वो ज्वाइन नहीं हो सकती, ये तो सिंगल बॉन्डेड है, तो ये ऊपर उठ जाता है। मतलब आप एक्चुअली आपको ये ना समझने लग जाएंगे ये ऊपर उठ के चला जाएगा। मतलब ये जो आपके पास नेक्स्ट कार्बन होगा वो कहीं से भी इसके साथ आकर ज्वाइन होगा। तो डायग्राम में हम इसको ऊपर उठाओ बनाएंगे, मतलब वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ ज्वाइन होगा जहाँ मर्जी से है। तो एनीवेज ये ऊपर आपको चला जाएगा CH3 इस डायग्राम में, इस CH3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर एक ये बॉन्ड ऊपर चलेगा, यहाँ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड चलेगा ऊपर, यहाँ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो कि अगले रिपीटिंग यूनिट के साथ मिलता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका हाइड्रोजन तो रहेगा ही, दिस वन ये वाला हाइड्रोजन इसके पास है रहेगा, और इधर अगेन ऊपर तो एक हाइड्रोजन है ही, लेकिन नीचे ये वाला हिस्सा है दिस वन CH3 का, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा इधर, राइट CH3। यहाँ अब ये इसका मतलब ये नहीं एक CH3 ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, ये भी ऊपर हो सकता है, तो सिर्फ एक डायग्राम है। ओके, ये वाला हिस्सा भी इधर चला जाएगा इस डायग्राम के मुताबिक। फिर अगेन इसके 3 बॉन्ड हो गए, तो चौथा बॉन्ड जो है ये अपने अगले रिपीटिंग यूनिट यानी इसी रिपीटिंग यूनिट के साथ बनाता जाएगा और आपके पास अब बनेगा दिस वन इज कॉल्ड पॉली बट 2ene। यस, यही इसका नाम है जो सिस्टमैटिक नेम है। और आगे अगेन इसके साथ अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है फ्रॉम बट 2ene तो आप लोग बनाएंगे इस तरह से, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे एक ब्रैकेट लगाएंगे कि ये n टाइम्स आपके पास रिपीट होगा। एनीवेज मुझे उम्मीद है कि जो हमने प्रैक्टिस की है इससे आप लोग बहुत इजीली अपना स्ट्रक्चर, यानी वीडियो में एक ही चीज़ है किसी भी एडिशन पॉलीमर का अगर आपको अल्कीन दिया जाए तो बना सकते हैं, लेकिन क्या आप इसका उल्टा कर सकेंगे। अगर आपको रिपीट यूनिट यहाँ स्ट्रक्चर दिया जाए आपके एडिशन पॉलीमर का, क्या आप उससे अपने अल्कीन तक पहुंच सकेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। इसी का आपने उलट करना है, आपको अब इसके बजाय ये दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसका अल्कीन क्या है। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपली आपने क्या करना है, अच्छा तो इसका अल्कीन है तो क्लियरली यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा तभी तो ये इसकी बैकबोन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, इन बॉन्ड्स को खत्म कर देंगे, आपका अल्कीन बन जाएगा। आपको ये दिया गया है, आपने कहा अच्छा तो क्लियरली मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना है, यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा, इन बॉन्ड्स को खत्म कर दूंगा, मेरा अल्कीन बन जाएगा, राइट। आप यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दें, इन बॉन्ड्स को खत्म कर देना, आपका अल्कीन बन जाएगा। बस आप इसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, वो एक ही चीज़ है, वो घूम के जा सकता है। बट एनीवेज इस तरीके से अपने अगेन अल्कीन तक पहुंच सकेंगे, मुझे उम्मीद है ये भी आप बहुत इजीली कर सकेंगे। आपको ये दिया गया है, आपने तक पहुंचना, आपने कहा अच्छा ये एक पॉलीमर है और मैंने इसके अल्कीन तक जाना है, तो बहुत सिंपली ये बैकबोन है, तो मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ, बाकी ये बॉन्ड्स बाहर वाले खत्म हो जाएंगे, मेरे पास मेरा अल्कीन आ गया। मैं चाहूँ तो अरेंज करके इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे बहुत इजीली कर सकेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ है इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको अल्कीन दिया जाएगा, उसका रिपीटिंग यूनिट पूछा जाएगा, यहाँ को रिपीटिंग यूनिट दिया जाएगा, उसका अल्कीन पूछा जाएगा, और ये आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको इसका क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करना है क्योंकि बहुत ईजी है और इससे आपके कंप्लीट मार्क्स गारंटीड है। ओके, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में आपको कहते हैं डिड्यूस द स्ट्रक्चर। अब हम आ चुके हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे। डिड्यूस द स्ट्रक्चर और रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर फ्रॉम गिवन मोनोमर्स। आपको मोनोमर्स गिवन है एंड वाइस वर्सा, तो आपको मोनोमर्स दिए जाएंगे जिसने आपको पहले दिए थे, लेकिन अब आपने उनके जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनका रिपीटिंग यूनिट यहाँ स्ट्रक्चर बताना है, सेम चीज़ है। या फिर आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा और उससे आपने उनके मोनोमर्स निकालने हैं। लेकिन ऑफकोर्स अब पिछली बार एडिशन पॉलीमर में सिर्फ उन्होंने अल्कीन्स दिए थे,
कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, कई सारे फंक्शनल ग्रुप कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर उन्होंने हमें इस लेवल पर सिर्फ 2 कहे हैं। पॉलीएमाइड्स ये कंडेंसेशन पॉलीमर की एक किस्म है जो कि बनते हैं आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके अंदर 2 आपके पास ये वाले ग्रुप्स हैं और डाइएमाइन, एमाइन यानी ये वाला ग्रुप NH2, तो ये एक डाइएमाइन है, तो ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक डाइएमाइन, ये जो आपके पास मोनोमर्स होंगे तो जो आपके पास पॉलीमर बनेंगे उनको हम पॉलीएमाइड्स कहते हैं। यहाँ पर दूसरी किस्म आपने एस्टर्स के बारे में पढ़ाई था, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलता है, लेकिन जब आपके पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने बताया कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए हमें कम से कम 2 तो चाहिए, तो ये भी डाई डाई यानी 2 इनके अंदर हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाई रिएक्ट करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास एक पॉलीमर बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीएस्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास पॉलीएमाइड्स को, जो कि हमारे पास बनेंगे फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइअमीन। तो हमें मोनोमर्स दिए गए हैं, ये मैंने एक एग्जांपल ली है और अभी हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप एक एग्जांपल पढ़ लें हम उसको इजीली समझ सकते हैं, नाम तो यही एग्जांपल आपको दी जाएगी। एक्चुअली मैं आपको जो एग्जांपल बताऊंगा अगले लेसन में आएगी भी। तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास कौन सा कार्बोक्सिल है, इसका नाम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं और इस तरफ आपके पास 2 OH हैं। जाहिर है अब आपको नंबर की जरूरत नहीं, क्यों नंबर की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जुड़ते ही एंड पे है, वो बीच में तो जुड़ नहीं सकते, फिर नंबर की आपको क्या जरूरत है, जैसे हमने यूनिट 8 में देखा ही था। सो इसका हम लोग नाम दें अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सानोइक एसिड, तो कहते हैं अगर सिर्फ एक होता इसको हम लोग कहेंगे हेक्सान, 6 हैं कार्बन, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ओके, हम इसको इस तरह से नाम देंगे, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज अ डाइएमाइन, एमाइन होता है NH2 ग्रुप, ये NH2, इसको भी हम नाम देते हैं, बहुत ईजी है इसको नाम देना, दिस इज हेक्सेन, तो इसको हम लोग कहेंगे हेक्सेन। ओके, तो हम लोग कहेंगे हेक्सेन डाइएमाइन, नहीं हम इसको ये नहीं कहेंगे, इसको हम लोगों ने उसको कॉपी नहीं करना, इसका नाम देने का तरीका और है। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें नंबर्स की जरूरत तो पड़ेगी, राइट, नंबर्स की तो हमें हाल में जरूरत पड़ेगी क्योंकि NH2 बीच में भी कहीं पर जुड़ सकता है। इस एग्जांपल में ये एंड पॉइंट्स पर है, राइट, ये मैंने खास एग्जांपल ली है। NH2 तो कहीं बीच में भी जुड़ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से फ्रेंड में था इसलिए उसके साथ हमें नंबर्स की जरूरत नहीं, तो इसके साथ हमें नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। पहले कार्बन वाले एक एंड वाले कार्बन पे, ओके, तो मैं इसका नाम दूंगा 16, यानी एक तरफ से मैं शुरू करूँ इस तरफ से मुझे 16 नंबर ही देना पड़ेगा, जैसे आपको पता है पहला कार्बन और ये छठा कार्बन 16। हम इसको कहते हैं डाई अमीनो, डाई अमीनो, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अमीनो, डाई अमीनो हेक्सेन। ओके, तो इसका नाम है आपके पास ये, मुश्किल नहीं है, अगर आपने यूनिट 8 देखा है तो आपको इस तरह का नाम देना, आपको इतनी मुश्किल चीज़ तो ये नहीं लगेगी। तो ये है आपके मोनोमर्स। क्या आप इससे अपना पॉलीएमाइड या इसका जो पॉलीमर है उसका रिपीटिंग यूनिट या स्ट्रक्चर रिड्यूस कर सकते हैं? वैसे इसका एग्जांपल हमने हल्की सी शुरू में पढ़ी थी कि आपके पास, आपको पता ही है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करना है, यानी ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके साथ रिएक्ट करना है और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से ये OH निकलेगा, ये वाला यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, ये दोनों निकल जाएंगे तो C डायरेक्टली N के साथ जुड़ जाएगा, राइट, यही हमने देखा था, यही हमने करना है। इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें रिपीट यूनिट बहुत ईजी है, आपको हल्का सा भी कॉन्सेप्ट आप कर सकेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं C और उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 4 तक हम आते हैं, 1 2 3 4 तो 5 हमारे पास कार्बन होंगे, छठे कार्बन पर आकर ये ऊपर ये तो रहेगा ही, लेकिन अब ये OH निकल गया है, ये डायरेक्ट इस N के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और मैं एक्चुअली में इसको एक अलग कलर दूंगा, तो ये आपके पास एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है, जो आपके पास चीज़ बनने वाली है N, और ऑफकोर्स इधर एक H है, इस H के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं, ये है CONH जो आपने देखा ही होगा, दिस इज CONH। ओके, एंड देन ये N आपके पास इधर बाकी जुड़ जाएगा, ये सीधा चलेगा 1 2 3 4 5 और 6, और अगर और भी आपके पास एक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके साथ इधर भी एक रिएक्शन कर देगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसकी जनरल रिएक्शन तो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी देख दी है, मैं अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इधर है आपके पास तमाम हाइड्रोजन्स, मैं उनको ड्रॉ कर देता हूँ। इधर भी होंगे आपके पास हाइड्रोजन्स, ओके, तो ये है आपके पास सेंटर वाली जो चीज़ है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ये जो भी मॉलिक्यूल बना है इसके लिए, दिस इज कॉल्ड द एमाइड, इस ग्रुप को कहते हैं एमाइड या एमाइड लिंक के जो इन दोनों को लिंक करा है। बट एनीवेज, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं ड्रॉ करनी थी, मुझे ये नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि आपको पता है ये तो तब ड्रॉ होगा जब सिर्फ 2 होते हैं, मैंने तो यहाँ पर रिपीट यूनिट ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स ड्रॉ करूँगा। अगर आपके पास और रिपीट यूनिट्स हैं तो ये एक्चुअली में कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना ब्रैकेट ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी ब्रैकेट ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एन नंबर जितने आपके पास यहाँ पर थे एन, और ऑफकोर्स इसके साथ अगर आप लिखना चाहें आपके पास, ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया था 2n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, इसको मैंने ऑलरेडी बात की थी कि क्यों 2n-1 है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असली चीज़ जो यहाँ पर आपने देखनी है दैट इज दिस पॉलीएमाइड। तो ये हमारे पास एक पॉलीएमाइड, इसका अगर आप नाम देखना चाहें, इसका नाम आप खुद भी देख सकते हैं, वैसे इसका जो कॉमन है अभी इसका नाम देने की आपको कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में आपको नहीं कहा गया। वैसे इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ये मैंने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि बहुत पॉपुलर आपका मॉलिक्यूल है, इसको कहा जाता है नायलॉन, मैंने पढ़ाई होगा, स्पेसिफिकली ये वाला जो नायलॉन है इसको कहा जाता है नायलॉन 6 क्योंकि इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। वैसे जो खाली आप नायलॉन सुनते हैं वो भी नायलॉन 6 की बात हो रही होती है। वैसे दिस मॉलिक्यूल इज नायलॉन, ये एक आपके पास एक पॉलीएमाइड है, ये एक पॉलीमर है, मिलियंस ऑफ इसके अंदर इस तरह के रिपीट यूनिट्स जुड़े होंगे। तो हमारा पहला काम यही था कि अगर हमें अपने मोनोमर्स दिए जाए तो उससे हमें रिपीट यूनिट निकालना है, और आपको पॉलीएमाइड की कम से कम किस्मत जाना है, उसके अंदर आमतौर पर आपको नायलॉन ही दिया जाता है, ये बहुत कॉमन है। वैसे मुझे उम्मीद है आपको कोई और दिया जाए, खुद कॉन्सेप्ट आप खुद इसको रिड्यूस कर पाएंगे। नाम के लिए आप में परेशान नहीं होना, इनके नाम फिर भी आपको हल्के फुल्के आने चाहिए। इस ये जो फाइनल आपके पास प्रोड्यूस हो, किस नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना, नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा अनलेस बहुत पॉपुलर जिस तरह का नायलॉन है ये हो तो। ओके,
सो यहाँ दूसरा आपको इसी पॉलीएमाइड्स में ये भी कहा जा सकता है कि आपको आपके पॉलीएमाइड दिया जाए उससे आपने मोनोमर निकालना हो। अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए पेपर में तो क्या आप इससे मोनोमर निकाल सकेंगे? आपको हल्का सा भी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली निकाल सकेंगे। आप कहेंगे अच्छा, सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी इधर कि बीच में तो एक एमाइड लिंक है, जिसका मतलब कि ये एक पॉलीएमाइड है, तो ये जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमाइड्स आया है। तो बहुत सिंपली आप खुद सोचेंगे कि ये CO है, तो यहाँ पर जरूर एक OH मौजूद होगा और यहाँ पर इसके साथ जरूर एक H मौजूद होगा। आपको खुद ब खुद ये अंदाजा हो जाएगा। अच्छा ये मुझे अभी नज़र पड़ी है, ये वाला मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, NH2 ये मुझे यहाँ पर लिखना है। ओके, सॉरी फॉर दिस। NH2 के बाद आपका एक डैश है, राइट? ये C है, इधर आपका एक N है, इधर एक H है। ओके, राइट, लाइक दिस आप लोग करेंगे और आप सिर्फ एक H ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स जो दूसरा H है आपके पास, ये तो अगला जब आपके पास इसके साथ जुड़ेगा उधर से वाटर निकल जाएगा। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे, राइट? मुझे नहीं समझ आ रही है ये ओ एनीवेज। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था कि हाँ, आप देखेंगे कि अच्छा ये वाला है, तो यहाँ से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देता हूँ अपना OH लगा के, यहाँ पर मैं एक H लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक H लगाता हूँ और अपना डायमीन फॉर्म कर देता हूँ। फिर आप उसको अगर नाम देना चाहें नाम भी दे दें, क्योंकि ये वाले नाम तो आपको आने चाहिए, तो ईजी है, इतने मुश्किल नहीं। नाम ना भी दें तो आपको आमतौर पर मोनोमर्स का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, रिपीट आपको मोनोमर्स का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। नाम वैसे कम से कम मोनोमर्स के आपको आने चाहिए। हाँ, पॉलीएमाइड्स नाम के बारे में आप परेशान हो, ये आपसे वैसे वो पूछेगा नहीं। इसका नाम स्पेसिफिकली नायलॉन 66 है, इसका ये तो इसका कॉमन नेम है। इसका एक अपना आईयूपैक नेम भी होगा, जैसे हमने इन दोनों को नाम किया है, लेकिन अभी के लिए आप उसको नायलॉन समझ सकते हैं स्पेसिफिक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास दिस इज, अब है आपके पास पॉलीएमाइड हो गया, अब है पॉलीएस्टर्स। अगेन इसके अंदर अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक डायोल होगा। ओके, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो उसके बाद ये मैंने आपके पास दो मोनोमर्स लिख दिए हैं। एक मैंने आपके पास ऑफकोर्स एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और एक डायोल लिया है, जो कि मिल गया हम लोग देखने वाले हैं पॉलीएस्टर्स को। तो मैंने आपको एक खास एग्जांपल लिया है, दो मोनोमर्स लिए हैं अगेन, और ये मैं एक्चुअली में पॉपुलर जो पॉलीमर है उसके एग्जांपल ले रहा हूँ। अगेन ये हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगे, तो आपके पेपर में ये दिए जाएंगे और फिर आपसे पॉलीमर पूछा जाएगा, या पॉलीमर दिया जाएगा फिर आपसे मोनोमर पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनके नाम याद करने की जरूरत है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ बस जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे ये वाली और पिछली नायलॉन वाली, वही आपसे पूछी जा सकती है। एंड ये आपके पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके आप देख सकते हैं, ये आपके पास दो COH हैं और बीच में ये जो आपके चीज़ है, ये आपसे परेशान ना हो, ये बस मैंने इसलिए इस तरह का लिया है क्योंकि आमतौर पे इस तरह से ये जो मैं अभी मॉलिक्यूल फॉर्म करूँगा आमतौर पे इसी की एग्जांपल ली जाती है। ये जो है जैसे बेंजीन, और ये कोई इतना मुश्किल मॉलिक्यूल नहीं, ये मॉलिक्यूल है। आपके पास कार्बन की एक रिंग है जिसमें 6 कार्बन हैं और हर दो एक कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, और फिर बाकी ऑफ कोर्स बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी को बस हम साइन सिंबल के तौर पे इस तरह करके लिख देते हैं ना। अब यहाँ पर ये चीज़ भी लिख देते हैं, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो इसी का एक छोटा साइन आपको ये है कि आप एक हेक्सेन बना दें जिसमें यहाँ कार्बन है, बीच में ये आपको एक सर्कल बना दें। हम सोच रहे हैं मैं सर्कल नहीं बनाता, कभी कभी आपको खाली बॉन्ड्स भी नजर आएंगे। बॉन्ड्स बना सकते हैं आप लोग, डबल बॉन्ड या सर्कल बना सकते हैं, लेकिन एनीवेज ये चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके एक और साइन से सर्कल बनाया जाता है, हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेंजीन को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो जब बेंजीन के साथ हम दो ये वाले ग्रुप्स निकालते हैं, ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड, और ये इसका आईयूपैक नेम नहीं है, ये बस आपको याद करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग। इसके अलावा ये आपके पास एक डायऑल है, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आई थिंक आपने पढ़ा भी था जब हम लोग KMNO4 कर रहे थे। दिस इज इथाइलिन, KMNO4 से हम टेस्ट कर रहे थे पिछले चैप्टर्स में अल्कीन्स या अल्काइन्स। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, मैंने आपको बताया था एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डायऑल जो है वो एक दो डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकॉल की। हम एक डायऑल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पता ही है, ये वाला आपके पास दो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये रिएक्ट करेंगे। अब इसके बारे में आप हल्का फुल्का आपको ऑलरेडी आइडिया है, हमने एस्टर्स के बारे में पढ़ा था, ये वही है। एस्टर्स के अंदर भी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है, लेकिन डिफरेंस ये था कि सिर्फ एक आपके पास अल्कोहल का होता था, सिर्फ एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का होता था, डाई डाई है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगेन वही चीज़ होगी, वाटर बाहर निकलेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा और बाकी आपके पास डैश COO का आपके पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूल फॉर्म करूँ, या इसका मैं एक्चुअली फॉर द टाइमिंग रिपीटिंग यूनिट जो मैंने निकालना है, तो मुझे ये दिए गए हैं, मैं इसका रिपीटिंग यूनिट निकालना है। तो ऑफ कोर्स मैं पहले बीच से बनाता हूँ, इधर से OH निकल जाएगा डायरेक्टली, नहीं इधर से OH निकल जाएगा, इधर से H निकलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा CH। यहाँ पर मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद आपके पास इधर है O, मैंने भी ये चीज़ ड्रॉ की है, और इधर से H निकल चुका है और ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा विद दिस कार्बन, और ये OH भी निकल गया है, ये इस कार्बन से जुड़ गया और ऊपर आपके पास एक डबल बॉन्ड है, राइट? इस तरीके से ये मैंने ये वाली चीज़ फॉर्म की है। तो यहाँ पर आपकी एस्टर लिंकेज फॉर्म हो गई है COO, ओके। और फिर ऑफकोर्स इधर आपके पास है आपका तमाम का तमाम CH है, इधर नीचे एक और H है, इधर कुछ एक C है, इधर एक H है, और इधर आप लोग खाली O लिखेंगे, राइट? आप लोग अपना खाली O लिखेंगे और उसके बाद अपनी इस तरह से डैश बना देंगे कि ये यहाँ से H तो निकल गया, लेकिन ये O जुड़ जाएगा दूसरा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसके पीछे होगा, एक लंबी चेन बनने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कितने आपने रिएक्ट किए हैं, तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स इसी तरीके से अपनी ब्रैकेट्स लगाएंगे, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट या स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। अब यहाँ पर भी आगे इसको आप कंप्लीट कर दें, ये बेंजीन रिंग तो सीधा रहेगी, इसको अक्सर आपको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर यहाँ पर अगेन आपको सबका C डबल O इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये OH निकल जाता है, तो इस तरीके से आप लोग बना देंगे कि ये आगे जाकर फोर्स इसके O के साथ जुड़ेगा ऑन दी अदर साइड, बट ये आपका रिपीटिंग यूनिट होगा। ये यूनिट आपका रिपीट करता जाएगा n नंबर ऑफ टाइम्स, यही आपके पास स्ट्रक्चर है ऑफ द पॉलीमर फॉर्म। इस स्पेसिफिक केस में जो हमारे पास पॉलीमर फॉर्म होता है, ये भी काफ़ी ये पॉलीएस्टर होगा, ऑफ कोर्स एक पॉलीएस्टर है क्योंकि एक किस्म का एस्टर इसके अंदर लिंकेज मौजूद है, तो दिस इज द पॉलीएस्टर, पॉलीमर की एक किस्म है। और इस वाले का स्पेसिफिकली नाम है PET, आपने इस बारे में सुना होगा। इसको कहा जाता है पॉलीइथाइलिन, और ये आपके पास था टेरिफ्थैलिक एसिड, तो पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, ओके। पॉलीइथाइलिन पॉलीइथाइलिन टेरिफ
थालेट। मेरे ख्याल में अभी आपको इसको याद करने देते हैं, आप सिर्फ़ इसको पैट याद रख लें। इन द पेपर जो एसएलओ की डिमांड है वो आपको ये स्ट्रक्चर्स देंगे और आपने सिर्फ़ स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस करना होगा। बट ये एक पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है, इसको आप ज़हन में रख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैट। सो एनीवेज़ ये मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे दी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये तो बहुत ईज़ी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आपको इनफिनिट अमाउंट ऑफ मोनोमर्स दिए जाएँगे, आप आसानी से पॉलीमर निकालेंगे। पॉलीमर्स दिए जाएँगे, आप मोनोमर्स निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई है, यहाँ पर आपका सी लगाया होगा, उन्होंने कुछ भी लगाया होगा। आप पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स के लिए ये काम कर सकेंगे। बाकियों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इस एसएलओ में नहीं है। ओके, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। नेक्स्ट एसएलओ बहुत ही सिंपल है, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन दोनों के डिफरेंस क्या है? ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिटेल से बात कर चुके हैं, फिर भी अगर मैं जल्दी से समराइज कर दूं, आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में देयर विल बी नो बाय प्रोडक्ट। ये मेन डिफरेंस है जो इनकी डेफिनेशन है। अगर आपको कहा जाए डिफाइन एडिशन पॉलीमर, तो द पॉलीमर दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोमर्स एंड देयर इज नो बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, नो बाय प्रोडक्ट। सो आप कह सकते हैं अ पॉलीमर, अ टाइप ऑफ पॉलीमर वेयर नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। और इसके बाद जो कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीमर है या उसकी जो रिएक्शन होगी उसको पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। यहाँ पर कहेंगे अ टाइप ऑफ पॉलीमर विच विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल यूजुअली वाटर और अमोनिया ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन या प्रिपरेशन। तो ये हो गया आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये तो आपके पास मेन आपके पास डिफरेंस है दोनों के दरमियान। इसके अलावा अगर आपको एक्चुअली में टेबल फॉर्म में कुछ डिफरेंसेस निकालने हैं और आप इसके दरमियान डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि जो एडिशन पॉलीमर्स हैं, इनके जो मोनोमर्स होते हैं एडिशन के अंदर, वो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या अल्कीन्स और अल्काइन्स, और मोस्ट कॉमनली अल्कीन्स। अल्कीन्स नहीं होते, बाकी कुछ भी नहीं होता, यही दोनों होते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास कंडेंसेशन है, इसके अंदर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एटलीस्ट उनके पास 2-2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एटलीस्ट वो बाय फंक्शनल हैं। और इसका रीज़न भी आपको आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से रिएक्शन की है, हमें दोनों सिरों पर इनको कनेक्ट करना है एक फुल चेन फॉर्म करने के लिए, एक फुल पॉलीमर फॉर्म करने के लिए। तो ये आपके पास एक दूसरा आप डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरीके से आप एंडलेस अमाउंट्स ऑफ डिफरेंसेस बना सकते हैं। आप लोग इनके दरमियान एक डिफरेंस ये कर सकते हैं कि आपके पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, उनके अंदर जो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स इन द पॉलीमर वो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू देयर मोनोमर्स, क्योंकि कुछ आपके पास एक बाय प्रोडक्ट निकल है। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स के अंदर आपके पास उतने ही एटम्स होंगे जितने आपके पास मोनोमर्स के अंदर थे, राइट। हाँ, मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी आपको एक आइडिया देता, कुछ आपके पास जो एजेंट्स हैं जो इसके अंदर ऐड करने हैं, कुछ कम वो भी ऐड कर देते हैं, लेकिन चूंकि पॉलीमर्स में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो एक दो जो एटम्स होते हैं वो नेग्लिजिबल हैं या वो ऐड ही होते हैं, कम नहीं होते, क्योंकि एडिशन में आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आप कर सकते हैं यूजुअली के साथ, कि एडिशन पॉलीमर में यूजुअली आपके पास वन मोनोमर होता है, ओनली वन मोनोमर यूजुअली। कभी-कभी आपके पास एक को पॉलीमर हम उसे कहते हैं, वो रेयर है, लेकिन कभी-कभी आपके पास 2 मोनोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली वन मोनोमर होता है। इसके साथ आप यूजुअली का लफ्ज़ लिखेंगे, मोनोमर, जैसे हम लोगों ने पॉलीइथाइलिन बनाया, सिर्फ आपके पास इथाइलिन है। कंडेंसेशन पॉलीमर में यूजुअली आपके पास 2 डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि आमतौर पे वो फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप से आमतौर पे डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। कभी-कभी एक भी पॉसिबल है, रेयर, जब आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप खुद से भी रिएक्ट कर सकता हो, यूजुअली 2 डिफरेंट मोनोमर्स, लेकिन कभी-कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप यूजुअली लिखेंगे। एनीवेज़ मैं चलूँगा नेक्स्ट एस्टेप पे। नेक्स्ट है स्टेट दैट प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि मेजॉरिटी प्लास्टिक्स, यहाँ तकरीबन तमाम प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स हैं आपके पास, प्लास्टिक के बारे में मुझे उम्मीद है आपको पता है। अगर आपको प्लास्टिक के बारे में नहीं पता तो मे बी आप फ्यूचर से हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर हैं जो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी अगर यहाँ पे हैं तो आपको प्लास्टिक के बारे में पता है। प्लास्टिक्स जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक्स आपके पास बनते पॉलीमर से हैं, ओके, पॉलीमर से ही बनते हैं। बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं आपके पास, ऑलरेडी हमने पढ़ी, पॉली इथीन या पॉलीइथाइलिन एक प्लास्टिक है, पेट जो हमने भी पढ़ा, पॉलीइथाइलिन, उसके बाद है टेराफ्थालेट, और उसके बाद आपके पास है नायलॉन। ये तमाम के तमाम आपके हमने पॉलीमर्स पढ़ी प्लास्टिक में। कुछ ऐसे पॉलीमर्स भी होंगे जो प्लास्टिक नहीं होंगे, लेकिन आमतौर पर प्लास्टिक्स जो है वो पॉलीमर से ही बनते हैं। ओके, सो इस सेशन में कोई खास चीज़ नहीं, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डिस्क्राइब हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स हैव implications फॉर देयर डिस्पोजल। क्यों आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स हैं, उनकी वजह से क्यों आपके पास प्लास्टिक्स को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। डिस्पोज करने का मतलब होता है उसको फेंकना या उसको वेस्ट करना, या आपने उसको खत्म करना है, अब आपने उसको यूज़ कर लिया है, आपने उसको फेंकना है, मतलब डिस्पोजल का मतलब है आपने उससे निजात पानी है। तो वैसे तो बहुत सी चीज़ों से निजात पाई जाती है, लेकिन आपको आपने सुना ही होगा प्लास्टिक से निजात पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होते। वैसे आपके पास कागज़ है, वैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह आप उसको रखेंगे तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर आप लाखों साल भी रखें तो वो खत्म नहीं होता। हाँ, बहुत सालों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी अर्से तक ये खत्म नहीं होता। तो इसलिए इसके लिए कई कई सारे चैलेंजेस, लेकिन क्यों? प्लास्टिक के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी बायोलॉजिकली ये डिग्रेड नहीं होता। बैक्टीरिया वगैरह इसको डिग्रेड नहीं करते, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों है? ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास कहाँ से आती है? तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे इम्प्लीकेशन कैसे है इसके डिस्पोज़ल में। तो बहुत ही सिंपली, जब आपके पास कोई चीज़ बैक्टीरिया ही उसको खत्म नहीं करते हैं, तो हार्डर टू गेट रिड ऑफ, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके पास एक मुश्किल है उसके डिस्पोज़ल के लिए। जब आपके पास कोई चीज़ खत्म ही नहीं होगी, वो बायोडिग्रेड ही नहीं करेगी, तो आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं? आप चाहते हैं कि जब आप उसको कहीं पर भी रखें, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, ताकि आप उसकी जगह पर नई चीज़ें रख सकें। इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, आपको बहुत ज़्यादा डस्टबिन की ज़रूरत होगी इसको सँभालने के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल होना बहुत ज़रूरी है डिस्पोज़ल के लिए। जब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको सँभालना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्लास्टिक्स आपके पास पॉलीमर्स हैं। अब पॉलीमर्स के अंदर क्या है? आपके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ मोनोमर्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि पॉलीमर्स की खासियत है कि वो तो इन्फिनिटली चलता रहेगा जितने आप मोनोमर्स पहुँचाते जाएँगे। बिलियंस ऑफ मोनोमर्स आपके पास जुड़े होते हैं प्लास्टिक में या पॉलीमर्स में। अब ये इतने स्टेबल हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अगर आपके पास कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आप उन्हें तोड़ लेते हैं। लेकिन मिलियंस ऑफ मोनोमर्स के दरमियान के कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बैक्टीरिया वगैरह से भी ये नहीं टूटते। इसीलिए प्लास्टिक्स जो है वो सुपर स्टेबल हैं। यानी कि उनको ख़त्म करना केमिकल्स के थ्रू या फिर बैक्टीरिया के थ्रू बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड इतने बिलियंस में हैं कि बैक्टीरिया सारी ज़िंदगी भी लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए वो ख़त्म इवेंचुअली हो जाते हैं प्लास्टिक्स, कई सारे खरबों साल बाद। लेकिन हम कम से कम जो लॉन्ग टर्म है उसमें वो ख़त्म नहीं होते। वो काफ़ी अर्से तक रहते हैं और पोल्यूशन कॉज़ करते रहते हैं। क्योंकि ख़त्म ही नहीं होते तो जगह भरी रहेगी, उससे ऑटोमैटिकली पोल्यूशन कॉज़ होगी। तो चूँकि वो इनके अंदर इतने ज़्यादा मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, वैसे किसी भी सब्सटेंस में आपके पास अलग-अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आप अलग करें और उनको ख़त्म कर दें, बैक्टीरिया इनको खा जाएँगे। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल इतना लंबा है, उसकी इतनी बड़ी चेन है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नंबर 1 ये रीज़न है। इसके अलावा और कुछ साइड रीज़न्स भी हैं। नंबर 1 तो यही है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, इसी से इनके डिस्पोज़ल में मसला है। नंबर 2 एक और रीज़न भी है कि ये लाइट वेट होते हैं। ओके, अब ये लाइट वेट क्यों हैं? क्योंकि मोस्ट प्लास्टिक्स जो हैं ये आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन से बने हुए हैं, राइट? मतलब तकरीबन हाइड्रोकार्बन चेन से बने हुए हैं पॉलीमर्स, एडिशन और कंडेंसेशन मोस्टली। अब हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो बहुत लाइट होती है। ओके, हाइड्रोकार्बन चेन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, वेरी लेस डेंसिटी। क्योंकि आपके पास और मेटल्स वगैरह की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी भारी होते हैं। अब इसका मसला ये है कि ये इतने लाइट वेट हैं कि वैसे अगर आपके पास इवन कोई मेटल भी डिग्रेड नहीं होता, तो कई बार आप उसको सँभाल के तो रख सकेंगे। लेकिन लाइट वेट चीज़ें उसको हवा और पानी ये चीज़ें उसको आराम से उड़ा के कहीं भी ले जाती हैं। तो उसको सँभालना ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप उसको कहीं पर रख देते हैं, लेकिन हवा वगैरह उसको उड़ा के इधर-उधर फैला देती हैं और इससे पोल्यूशन कॉज़ होती है। तो ये भी एक मसला है कि वो लाइट वेट इतना ज़्यादा है, ऊपर से वो खत्म भी नहीं होता है। तो ये 2 आपके पास मतलब मेन रीज़न है, इसके अलावा आपके पास और भी कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक और रीज़न आपके पास ये भी है कि प्लास्टिक के अंदर आपके पास टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं। ओके, टॉक्सिक मटीरियल्स। इसका क्या रीज़न है कि आपके पास प्योर पॉलीमर्स नहीं होते प्लास्टिक्स, पॉलीमर से बने होते हैं। हल्के-फुल्के आपके पास एडिटिव्स भी होते हैं ताकि प्लास्टिक को आप अपनी मर्ज़ी से बना सकें। अब इसकी वजह से आप उसको जला भी नहीं सकते, कान भी बंद। जलाएँगे तो वो टॉक्सिक मटीरियल्स हवा में चले जाएँगे, ऑल्दो फिर भी लोग जलाते हैं, लेकिन फिर भी जलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी हवा के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये आपके पास मसला आ गया है। इसके अलावा आपके पास एक और मसला ये है कि ये केमिकली स्टेबल है। वैसे वो बायोडिग्रेडेबल में भी आ गया, लेकिन केमिकल से भी खत्म नहीं होते। केमिकली भी स्टेबल हैं क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल बॉन्ड है, तो आप केमिकल से इसको लैब के अंदर भी खत्म नहीं कर सकते। इसके अलावा चूँकि इतना ज़्यादा स्टेबल हैं, तो अक्सर प्लास्टिक्स नॉन रिसाइक्लेबल हैं। कुछ रिसाइक्लेबल हैं भी, लेकिन मोस्ट आर नॉन रिसाइक्लेबल। कुछ प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल हैं, लेकिन मोस्ट नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ओके, तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक्स की, जिसकी वजह से वो डिस्पोज़ नहीं होते। एंड ये मैंने नॉन रिसाइक्लेबल लिखना था कि मोस्ट जो है वो रिसाइकल नहीं होते। नेक्स्ट चलो आपके पास डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो एक्चुअली वो चैलेंजेस क्या हैं? कॉज़ बाय प्लास्टिक पिछले एसएलओ की तरह का ही है। लिमिटेड टू ये आपके पास 3 लिमिटेड का मतलब होता है इन्हीं के बारे में बात करनी है, ज़्यादा बात नहीं करनी। ये आपके पास 3 एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। सबसे पहले है डिस्पोजल इन लैंडफिल साइट्स। अब लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल्स आपके पास जो सॉलिड वेस्ट है उसको सँभालने के लिए जगह होती है, जहाँ पर आपके पास सॉलिड वेस्ट इज़ डंप्ड। अलबत्ता ये उस तरह की जगह नहीं होती जिस तरह की आप मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में देखते हैं कि एक ज़मीन के ऊपर बस जो सॉलिड वेस्ट है उसको फैला दिया गया है। यानी उसी के ऊपर बस फेंक दिया जाता है, ना उसका ध्यान रखा जाता है। और वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है और बहुत ज़्यादा अनसेफ भी है, क्लीन भी नहीं है। ये जो लैंडफिल्स होती हैं, ये प्रॉपर साइट्स होती हैं जहाँ पर इस सॉलिड वेस्ट को डंप नहीं किया जाता है, इसके ऊपर सॉइल की लेयर लगाई जाती है। यानी इसको एक्चुअली में ज़मीन के अंदर डाला जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और सॉइल की लेयर डाली जाती है। इसको हम लैंडफिल साइट्स कहते हैं। बाकी तमाम वेस्ट के लिए तो अच्छा काम करती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका सॉलिड वेस्ट था, आपने उसको डाल दिया मट्टी के नीचे, कुछ अरसे बाद वो डिकम्पोज़ हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आप उसको अंदर दोबारा डाल देंगे। लेकिन प्लास्टिक का मसला ये है कि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक आपके पास उधर ही रहेंगे, राइट? हम अगर प्लास्टिक्स को डिस्पोज़ करें लैंडफिल साइट्स में, तो ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो खत्म ही नहीं होते। तो वो इस ज़मीन को भी बंजर करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होगी क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहे, उसी जगह को हम दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स आप कब तक ज़मीनों को यूज़ करते रहेंगे? तो डिस्पोज़ल इन लैंडफिल साइट में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए अक्सर इनको लैंडफिल साइट्स में डिस्पोज़ नहीं किया जाता क्योंकि आपके पास इतनी जगह ही नहीं है लिटरली। आप बाकी चीज़ों को डिकम्पोज़ करते हैं, कागज़ वगैरह को, लेकिन वो तो ऑटोमैटिकली डिकम्पोज़ हो जाता है। डिस्पोज़ल प्लास्टिक से नहीं किया जा सकता लैंडफिल साइट्स में। और ये उन जगहों की बात नहीं है लैंडफिल जो पाकिस्तान में होती हैं, कि ब कहीं भी कचरा फेंक दिया गया है और वो प्लास्टिक के साथ तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लैंडफिल साइट्स प्रॉपर जगह होती हैं, लेकिन उधर प्लास्टिक को नहीं किया जाता। तो ये सब नंबर 1 चैलेंज है। नंबर 2 ऑटोमैटिकली जब आपके पास ज़मीन के अंदर जगह ही नहीं है, तो वो एक ही जगह है जहाँ पर प्लास्टिक जाएगा नेचुरली, दैट इज़ द ओशन। क्योंकि ज़मीन पर तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि कोई भी अपने घर में प्लास्टिक को नहीं चाहेगा कि उसका वेस्ट हो, उसके इर्द-गिर्द हो, तो ऑटोमैटिकली वो ओशन में जाएगा। तो ओशन में आपको तो कम से कम नज़र नहीं आएगा, वो ओशन के अंदर डेप्थ में चला जाएगा या ओशन के अंदर दूर चला जाएगा, तो ओशन के अंदर जाकर मिक्स हो जाएगा। लिटरली ओशन के अंदर जाता रहेगा। इस तरीके से आपके पास ओशन की सरफेस पर गार्बेज पैचेज़ बनते हैं। गार्बेज के डिफरेंट बड़े-बड़े पैचेज़ होते हैं और ये समुद्र में फैल जाता है, समुद्र की डीप में चला जाता है। जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है, मारियाना ट्रेंच, इसके अंदर भी प्लास्टिक पाई गई है। तो यानी कि ये इतनी डीप है कि तकरीबन 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा डीप है ज़मीन के नीचे, इधर तक भी प्लास्टिक मौजूद है। जब यहाँ पर साइंटिस्ट गए तो उन्होंने यहाँ पर भी प्लास्टिक देखी, इसका मतलब प्लास्टिक इधर तक भी जा चुकी है। तो ओशंस के अंदर इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन का मतलब है भर जाना।
ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इससे आपको मरीन लाइफ डेड होती है। मरीन लाइफ प्लास्टिक के अंदर फँसती है और इसके अलावा मरीन लाइफ को लगता है कि प्लास्टिक फूड है अक्सर। तो जब उसको खाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो ये ओशंस और ये पानी को भी खराब करेगा, उसकी खूबसूरती को भी खराब करेगा। ये दूसरा मसला है। फिर तीसरा मसला है, इसलिए प्लास्टिक आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया शिफ्ट हो रही है या उनको रिसाइक्लिंग की तरफ जा रही है क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, वो खत्म ही नहीं होते। फिर है फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फॉर्म बर्निंग, इसको भी हमने बात किया कि इनके अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं क्योंकि प्लास्टिक्स को हमने फ्लेक्सिबल करना होता है, इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल जाते हैं। जब उनको बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं ये रिलीज़ होती हैं, जो कि आपके लिए अब वो सॉलिड वेस्ट नहीं रहा, तो वो हवा के अंदर चला गया है और वो भी और ज़्यादा डेंजरस हो गया है। और उससे क्लाइमेट चेंज वगैरह कॉज़ होगी। इसके अलावा जो लैंडफिल साइट्स हैं, इनके अंदर अगर आप लोग प्लास्टिक को डंप कर भी दें, तब भी मसला है क्योंकि लैंडफिल साइट्स के अंदर जब प्लास्टिक चली जाती है, तो उससे आपके पास और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन वगैरह। उससे कम मसला है, लेकिन फिर भी हल्का-फुल्का मसला ज़रूर है। मेन मसला ये है कि प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका सेशन है जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव के बारे में आपको पता ही होगा, स्पेसिफिकली ये फेडरल बोर्ड के लिए है कि उन्होंने कुछ एसएलओएस को जो एनसीपी की तरफ से दिए गए हैं, उनको फॉर्मेटिव कर दिया। यानी ये टॉपिक अगर आपकी बुक में है भी, बुक से वैसे पेपर नहीं बना है, एसएलओएस बना है, तो ये वाला टॉपिक आपके पेपर में कम से कम नहीं पूछा जाएगा। बस आपको इसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक एसएलओ आपके पास फॉर्मेटिव, पिछले सारे समेटिव थे। और ये क्लियरली ये वाला जो है, ये फेडरल बोर्ड के लिए है। बाकी बोर्ड जैसे पंजाब बोर्ड वगैरह, उनके अंदर भी करिकुलम यही है, बुक्स डिफरेंट होंगी, लेकिन एसएलओएस यही है करंटली एज़ ऑफ 2026, और ये कई अगले सालों तक चलेगा उम्मीद है। करिकुलम 2022 का है या 2023 का है, जो करिकुलम हम यूज़ करें, तो 2026 अभी रीसेंट करिकुलम ही है ये। तो इसके अंदर आपके पास फेडरल बोर्ड के अंदर ये एसएलओ फॉर्मेटिव है, बाकी बोर्ड्स के अंदर मे बी ये फॉर्मेटिव ना हो, उनकी अपनी मर्ज़ी है, तो हो सकता है वहाँ पर ये आपको पढ़ाया जाए। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, हम फिर भी इसको पढ़ ज़रूर लेते हैं क्योंकि कभी-कभी इसमें से हल्का-फुल्का आ भी सकता है। एसएलओ है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन एंड पैट। इन दोनों के आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नायलॉन, दिस इज़ नायलॉन 66, मैंने आपको बताया था आमतौर पर जब नायलॉन कहा जाएगा दे मीन नायलॉन 66, जो हमने भी पढ़ा है। एक पॉलीएमाइड हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ पॉलीएमाइड एंड पैट अ पॉलिएस्टर, और द फुल नेम ऑफ पैट पॉलीइथाइलीन, ये एसएलओ के अंदर हिस्सा है। ये तो तमाम बोर्ड में होगा कि आपको फुल नेम ऑफ पैट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा और उन्होंने एसएलओ के अंदर फुल नेम लिख दिया, लेकिन कहते हैं कि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे याद नहीं होता, तो फिर आप बेशक ना करें, उन्होंने खास तौर पे लिखा हुआ है कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये दोनों आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इस एसएलओ में। ये फॉर्मेलिटी तो ज़रूर है, लेकिन हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इसके एसएलओ के अलावा ये पिछले एसएलओ में कहीं न कहीं फिट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। नायलॉन 66 का भी, नायलॉन का भी हमने देख लिया, पॉलीएमाइड की भी, और पैट पॉलिएस्टर का भी देख लिया। एक्चुअली हमने इसके मोनोमर्स भी देख लिए हैं, तब तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। नेक्स्ट एसएलओ भी आपके पास फॉर्मेटिव है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मेटिव। अलबत्ता ये भी बहुत ईज़ी एसएलओ है, इसके ऊपर आपको पता लाज़मी होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। ये आपके पास बहुत ही सिंपली स्टेट के अंदर आपको कुछ इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। स्टेट दैट पैट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू मोनोमर्स एंड रीपॉलीमराइज़। ये सिंपली आपको ये कहना है कि ये जो आपके पास स्पेसिफिकली ये वाला आपके पास पॉलीमर है, ये इसकी खास एग्जांपल दे रहे हैं। ये आपके पास एक ऐसा पॉलीमर है जो कि, और ये एक्चुअल में प्लास्टिक है, जो कि आपके पास वापस आप इसको तोड़ सकते हैं। ये पॉलीमर है, आप इसको अलग कर सकते हैं इसके मोनोमर्स में और फिर इसको रीपोलराइज़ कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल। यानी कि आपको पैट मिला, आपके पास ये मतलब खराब था, आपने इसको रिसाइकिल करना है, इसको दोबारा से प्रोड्यूस करना है। आप इसको तोड़ दें इसके मोनोमर्स में, साइंटिस्ट इसको तोड़ देंगे और फिर इसको वापस रीपोलिमराइज़ कर देंगे, यानी मोनोमर्स को फिर से जोड़ के पैट बना देंगे, तो ये रिसाइकिल हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली एक प्लास्टिक है, तो पैट एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक एग्जांपल है। अलबत्ता तमाम पॉलीमर्स रिसाइक्लेबल नहीं होते, ये उसकी एक एग्जांपल है। कई सारे पॉलीमर्स रिसाइक्लेबल नहीं होते, वो वापस नहीं तोड़े जा सकते। अलबत्ता ये एक जनरल रूल है कि आम तौर पे जो कंडेंस्ड आपके पास पॉलीमर्स हैं, राइट? कंडेंस नहीं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये आपके पास रिसाइक्लेबल होते हैं, ओके? ये आमतौर पे रिसाइक्लेबल होते हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जो आपके पास हैं एडिशन पॉलीमर्स, ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं, ये रिसाइक्लेबल नहीं है, ओके? तो ज़्यादा मसला आपके पास उन प्लास्टिक के साथ है जो एक्चुअली में एडिशन पॉलीमर है, जैसे कि पॉलीइथाइलीन, क्योंकि वो रिसाइकिल ही नहीं होता। पैट के साथ ऐसी प्लास्टिक के साथ इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि अगर ये आपके पास वेस्ट बना है तो कोई मसला नहीं। आप इसको वेस्ट बनाने के बजाय इसको लैब में रिसाइकिल करें, दोबारा से इसकी आप चीज़ बनाते हैं। आपके पास बोतल थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, टूट-फूट गई, आप उसको दोबारा से बनाएँ और एक नई बोतल तैयार करें, तो आपका रिसाइकिल हो गया। इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए अगर आपको अपनी एनवायरनमेंट की फ़िक्र है, जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती हैं, और आमतौर पे आजकल प्लास्टिक ही यूज़ की जाती हैं जो रिसाइकिल हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्लास्टिक हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे पॉलीइथाइलीन, वो अभी भी यूज़ की जाती हैं जो रिसाइकेबल नहीं है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से फिर आपको प्लास्टिक के वेस्ट से छुटकारा बन जाएगा क्योंकि आपको नई प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बना दी, उसी को आप रिसाइकिल करते जाएँगे। वो कभी खत्म तो होगी नहीं क्योंकि पॉलीमर्स बहुत स्टेबल है। तो एक्चुअली में यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फाइनल एसएलओ है, समेटिव है। आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपके पास पॉलीमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी वो इंडस्ट्री जहाँ पर आपके पास कपड़े बनाए जाते हैं। एग्जांपल्स फॉर पॉलीमर्स बीइंग यूज्ड, तो पॉलीमर्स के आप एग्जांपल्स भी देते हैं जैसे-जैसे आप उसका यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपके पास इनका सबसे बिगेस्ट यूज़ है, दैट इज़ इन सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर, ये जो आपके पास इस लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये लफ्ज़ है टेक्सटाइल फाइबर का आपके पास सिंपली मतलब है एक किस्म का धागा। आप उसको सिंपल लफ्ज़ में थ्रेड समझ सकते हैं, धागा समझ सकते हैं। ये आपके पास एक हेयर लाइक सब्सटेंस होता है, जिससे आप लोग इवेंचुअली क्लोथ्स बनाते हैं, ओके? इसमें और धागे में हल्का सा फ़र्क है, ये पहले धागे में कन्वर्ट होगा और फिर क्लोथ्स बनेंगे। लेकिन एनीवेज़ टेक्सटाइल फाइबर करीब-करीब इसके है। सिंथेटिक का बहुत ही सिंपल मतलब है मैन मेड, ओके? आर्टिफिशियली, ये नेचुरली नहीं पाए जाएँगे। तो जितने भी आपके पास आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नायलॉन, यस नायलॉन हमने पढ़ा एक आपके पास पॉलीमर है, लेकिन नायलॉन कपड़ों में यूज़ होता है। आपके पास पॉलिएस्टर है, आपने पॉलिएस्टर की बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, कई सारी रज़ाइयाँ जो है वो पॉलिएस्टर की होती हैं। सो यस, ये आपने चीज़ सुनी होगी। वैसे जो आपके पास रज़ाइयों के अंदर, ये आम ज़बान में हम लोग पॉलिएस्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ पेट, ओके? जो हमने भी पेट पढ़ा, दैट इज़ पॉलीइथाइलीन टेराफ्थालेट, वो जो है आपके पास टेराफ्थालेट, वो जो है ये जो हमने भी सब्सटेंस पढ़ा था, इसका क्या नाम था? टेराफ्थालेट, यस, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग नाम है। बट एनीवेज़ ये पॉलिएस्टर है। वैसे पेट जो है वो पॉलिएस्टर्स की किस्म है।
तो आपके पास पॉलिएस्टर्स हैं, टेक्निकली जो केमिस्ट्री में है, इनकी एक किस्म है पैट, जैसे हमने देखा। लेकिन आमतौर पे आम ज़बान में हम अगर खाली पॉलिएस्टर कहें, उसका मतलब पैट होता है, तो हम इसकी खास किस्म को खाली पॉलिएस्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और नायलॉन ऑफ कोर्स आपके पास नायलॉन 66 की बात हो रही है। इसकी और भी बहुत किस्में हैं नायलॉन की, आमतौर पे नायलॉन 66 की बात होती है, ये काफ़ी मशहूर है आपके पास। ओके, तो जब खाली नायलॉन कहा जाए, इसका मतलब है नायलॉन 66, वो जिसके अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास जो एमाइन है, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो सिंथेटिक जितनी भी टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, वो आपके पास इनसे बनती हैं, पॉलीमर से बनती हैं। ओके, पॉलीमर्स, सही है, आपके पास आपकी तमाम के तमाम टेक्सटाइल फाइबर्स बनती हैं, मतलब तमाम नहीं बनती, कई सारी जो है वो नेचुरल हैं। जैसे आपके पास जो है वो कॉटन है, कॉटन एक सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, वो नेचुरल पॉलीमर है, तो कॉटन तो नेचुरली आपको मिल जाता है। लेकिन जितनी आपका सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, वो आमतौर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो पॉलीमर से बनी हुई हैं, मैन मेड पॉलीमर्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो कपड़े पॉलीमर से नहीं बने होते, वो इतना ज़्यादा आपको देखेंगे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये एक्चुअली में तमाम तो कपड़े नहीं होते, लेकिन अक्सर औकात इनको टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। नंबर 2 जिनका फ़ायदा है इनकी इंपॉर्टेंस टेक्सटाइल में, वो यही है कि आपके पास केमिकल रेजिस्टेंस है। केमिकल रेजिस्टेंट ये इसलिए है कि आपके पास हमने जैसे देखा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये केमिकल के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये डिकम्पोज़ ही नहीं होते। इसी तरीके से ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी है, पानी को भी अब्ज़ॉर्ब नहीं करते, तो इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अक्सर आपके पास जो है ये ख़राब नहीं होते, जो कि आपके पास पॉलीमर से बने होते हैं, और इसके अलावा ये व्रिंकल भी नहीं होते, तो ये व्रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो कपड़े मुड़ जाते हैं, ये भी नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा इनका एक दूसरा फ़ायदा, ये लाइट वेट है। जैसे हमने देखा पॉलीमर्स बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हैं, वो आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। वैसे आपको याद होगा, हमने कहा था पेट और नायलॉन ये दोनों प्लास्टिक्स हैं, बिल्कुल ये दोनों प्लास्टिक्स हैं। इन्हीं को आप टेक्सटाइल फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनसे आप ये टेक्सटाइल फाइबर्स बनाएँगे इवेंचुअली। अच्छा, आपके पास जो लाइट वेट बात है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन हैं, बहुत ईज़िली मेटल्स वगैरह से ये बहुत लाइट हैं, तो इसलिए इनको पहनना ईज़ी होता है एज़ क्लॉथ। ओके, तो ये इनका एक और फ़ायदा है। इसके अलावा यही इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स इसके साथ भी आप लोग अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग बात करें लाइट वेट की, तो पॉलिएस्टर काफ़ी लाइट वेट है, राइट? पॉलिएस्टर यानी पेट, ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। ये काफ़ी आपके पास लाइट वेट है, राइट? ये आपके पास कोई इतनी ज़्यादा बहुत भारी नहीं है, और इसी वजह से आपके पास जो लाइट वेट पॉलीमर्स हैं, वो अक्सर आपके पास रिंकल रेजिस्टेंस भी होते हैं, वो इतनी आसानी से मुड़ते नहीं हैं। तो पॉलीएस्टर एक्चुअली में रिंकल रेजिस्टेंस भी है, ये इतनी आसानी से नहीं आपके पास मुड़ेगा। इसके अलावा अक्सर पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि लाइट वेट के उलट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, खराब नहीं होते। जैसे कि नायलॉन, ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हर के साथ थोड़ी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल है, यानी कि लाइट वेट पॉलिएस्टर है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपके पास थोड़ा नायलॉन। तथा वैसे एक और चीज़, आपके पास तकरीबन जितने भी कपड़े हैं, वो तमाम के तमाम आपके पास पॉलीमर से ही बनते हैं। अलबत्ता मैनी पॉलीमर्स जो हैं, वो आपके पास नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन है, लेकिन कुछ आपके पास सिंथेटिक होते हैं। हमारा भी जितना मसला है, वो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स है, क्योंकि हमने एक्चुअली में पॉलीमर्स को प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर भी जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें उनकी इंपॉर्टेंस होती है, तो हमें वही चाहिए जो हमने प्रिपेयर करना है। नेचुरल का हमें इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो आपको बताना चाहिए, तकरीबन तमाम क्लॉथ्स जो हैं, जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, वो तकरीबन तमाम के तमाम आपके पास पॉलीमर से ही बने होते हैं। छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए होते हैं। ओके? बट एनीवेज़ ये हमारा चैप्टर था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, ईज़ी चैप्टर था। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और हमारे पास अब सिर्फ एक चैप्टर रह गया है केमिस्ट्री का, सो 1 चैप्टर टू गो।